क्रिस मिशन इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट मिशन, वी कैन से दैट। अब लास्ट लेक्चर में हमने एक ओवरव्यू देख के रखा था कि पीरियड फ्रॉम 1930 ऑनवर्ड एग्जैक्टली डेवलप कैसे हुआ। 1930 के सितंबर में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड, देर आफ्टर फिर अक्टूबर में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन। 1939 के ही दिसंबर में फिर डे ऑफ डिलीवरेंस 22 दिसंबर 1939 डे ऑफ डिलीवरेंस वॉज सेलिब्रेटेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। देर आफ्टर फिर हम लोगों ने 1940 की बात करके रखी थी, जिसमें मार्च 1940 में सबसे पहले यू कैन से दैट कि जिन्हाज 2 नेशन थियरी जो उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन में देके रखी थी, विच वॉज पास बाय मुस्लिम लीग इन मार्च 1940। देर आफ्टर फिर अगस्त ऑफर जो वायसरॉय लिनलिथगो ने देके रखा हुआ था, सितंबर 1940 आते आते फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इंडिविजुअल इवेंट्स है जो बेसिकली लैंडमार्क रहे हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ द टाइम। अब इसी को थोड़ा सा हम लोगों को और आगे बढ़ाना है, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो कि 1941 में ऐसा कोई मेजर इवेंट हुआ नहीं, बट फिर 1942 में इंडिया में काफ़ी मेजर हलचल जो हुई। एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट कि सबसे पहले तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में इंडिया में आया एंड स्टेड इन इंडिया टिल जून जुलाई 1942। एंड 1942 के जुलाई में जैसे ही क्रिप्स मिशन फेल हुआ तो ऑब्वियसली इसके बाद का टॉपिक विल बी जो अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की हुई थी गांधी जी ने वो। बट आज के लेक्चर में वी हैव टू बेसिकली टॉक अबाउट क्रिप्स मिशन, तो लेट्स जस्ट एंटर इनटू दैट वन कि क्रिप्स मिशन जो है एग्जैक्टली इसका बैकग्राउंड क्या रहा है। एंड बैकग्राउंड जो है बेसिकली अगर वो समझना है तो बैकग्राउंड समझने के लिए हमको थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात करनी पड़ेगी। एज यू माइट बी नोइंग कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है ये 2 पावर के बीच में हुआ था। एक था बेसिकली एलाइड पावर्स एंड देयर आफ्टर एक थे बेसिकली एक्सिस पावर। व्हेन दिस वॉरफेयर वाज स्टार्टेड प्रिसाइजली इन सितंबर 1939 तो ये कैंप अलग हुआ करते थे। जैसे एक्सिस पावर वाज लेड बाय जर्मनी के साथ साथ फिर जापान वाज देयर, Italy was there and ultimately USSR was also there with Germany। कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे तब इसकी बात करेंगे। इट वॉज प्रिसाइजली अगस्त 1939 जब एडोल्फ हिटलर एंड स्टालिन मिले एंड मिलके उन्होंने जो है बेसिकली एक एक बेसिकली उन्होंने फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है साइन करके रखी थी। जैसे वो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की उसके बाद में पोलैंड वाज अटैक बाय एडोल्फ हिटलर एंड पोलैंड को जैसे ही अटैक किया एडोल्फ हिटलर ने सितंबर में, तो उसके बाद में वर्ल्ड वॉर 2 चालू हुआ। तो इन दैट कैपेसिटी एलाइड फोर्सेज जो है वो यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन, देयर आफ्टर फिर फ्रांस, ये 2 मेजर पावर जो इसमें उस जमाने में हुआ करते थे। एंड देयर आफ्टर कुछ माइनर पावर जो हम लोगों को दिखाई दिया है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम जैसे जैसे ये पर्टिकुलर वॉरफेयर आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के बाद ये वॉरफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए। जैसे वी कैन टॉक अबाउट वेल नोन डेट, पर्ल हार्बर के ऊपर जापान ने अटैक कर दिया एंड पर्ल हार्बर का अटैक वाज अ क्वाइट सिग्निफिकेंट वन। इनफैक्ट पर्ल हार्बर वाज अ बेस दुनिया में 18, 19 एंड 20th सेंचुरी में चला था। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली ये पर्ल हार्बर वाला जो इशू है, ये पर्ल हार्बर वाला इशू वाज प्लेन एंड सिंपल कि अगर पैसिफिक ओशन के ऊपर आपको कंट्रोल चाहिए तो पैसिफिक ओशन में आपको कोई तो लॉजिस्टिकल बेसेस बनाने पड़ेंगे। अमेरिका का एक लॉजिस्टिकल बेस था पर्ल हार्बर में जिससे वो जापान को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते थे। जापान ने डायरेक्टली यही पर्टिकुलर पर्ल हार्बर को डुबो दिया। पर्ल हार्बर को डुबोने की वजह से अमेरिका लॉस्ट इट्स लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी इन दी एंटायर पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में जैसे इनकी लॉजिस्टिकल एबिलिटी खत्म हो गई, जापान ने फिर अपना इंपीरियल एग्रेशन अक्रॉस एशिया चालू किया। बट इन एनी वेज इसके पहले या फिर ये पर्टिकुलर इवेंट की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टुक दैट पर्टिकुलर डिसीजन कि नाउ दे आर गोइंग टू जॉइन द साइड ऑफ द एलाइड फोर्सेस। एंड फिर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो दिसंबर के ही पहले दैट इज अगस्त पर्टिकुलर ऑपरेशन में एडोल्फ हिटलर दैट इज जर्मनी डिसाइडेड टू इन्वेड यूएसएसआर एंड यूएसएसआर जो उन्हीं का पार्टनर है उसके ऊपर ही जर्मनी ने अटैक कर दिया। अभी अटैक करने के पीछे मल्टीपल रीजंस आर देयर। इनफैक्ट यूएसएसआर एंड जर्मनी बोथ ऑफ देम आर एन आर्डेंट एनिमी ऑफ ईच अदर। अगर आप जर्मनी की बात करोगे तो इट इज एन अल्ट्रा राइट विंगर कंट्री, अल्ट्रा राइट विंगर फासिज्म यहाँ पे चल रहा है। एंड फिर कम्युनिस्ट लोगों के अल्टीमेट एम हमने पहले ही देख के रखे हुए हैं। द अल्टीमेट एम इज प्लेन एंड सिंपल, एनहाइलेशन ऑफ रिलीजन, एनहाइलेशन ऑफ द कैपिटलिज्म। तो ये दोनों कंट्री के बीच में पहले ही नहीं जमना चाहिए था। ये तो एडोल्फ हिटलर को सहूलियत मिली, एडोल्फ हिटलर को कुछ बेनिफिट मिले स्टालिन के फ्रेंडशिप के, दैट्स उन्होंने फ्रेंडशिप 1939 के अगस्त में करके रखी हुई थी। बट अब 1941 आते आते एडोल्फ हिटलर ने फ्रांस को हरा दिया था एंड बाय एंड लार्ज पूरा यूरोप अपने अंडर ला के रखा था। इवन यूके वाज नॉट एबल टू कंट्रोल जर्मनी एंड दैट्स फिर एडोल्फ हिटलर डिसाइडेड कि ये दोनों कंट्रीज को थोड़ा सा साइड में रखते हैं एंड डायरेक्टली हम लोग जो यूएसएसआर के ऊपर अटैक करेंगे। बट इसकी वजह से हुआ क्या, यूएसएसआर जो है
यहाँ से निकल गया एंड यूएसएसआर अल्टीमेटली ज्वाइन दी एलाइड फोर्सेस। एंड फिर दिसंबर 1941 आते आते ये दोनों इवेंट बेसिकली फिर 1941 में आते आते जैसे यूएसए ने एलाइड फोर्सेस ज्वाइन कर ली तो यूएसए के अपने पॉलिटिकल एजेंडाज रहे हैं। तो यूएसए का हमेशा कहना था कि सबसे पहले हम लोगों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन पूरे दुनिया में लगाना है। इनफैक्ट राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात यूएसए ने 1919 में भी करके रखी थी। हमने देखा हुआ था कि 1919 में वुड्रो विल्सन की पॉलिसी एंड उसका एक इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या एग्जैक्टली पड़ा हुआ था। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट एंगल जो है बेसिकली फिर इंडिया का वॉर एफर्ट में सपोर्ट चाहिए। इंडिया का वॉर एफर्ट में सपोर्ट क्यों चाहिए? बिकॉज जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया, यूएसए को जो है पैसिफिक ओशन से निकाल भगाया। तो जैसे ये चीज हुई तो जापान जो है साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर एग्रेशन दिखा रहा था। एंड साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर जो जैपनीज एग्रेशन जो आ रहा था वो काफी अटैक जो है जापान ने चालू करके रखे थे। तो बर्मा के बाद वेरी सून देयर विल बी एन अटैक ऑन इंडिया। एंड इंडिया का अगर सपोर्ट हम लोगों को नहीं मिलेगा तो इंडिया के बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज है ना, ये रेवोल्यूशनरीज किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये रेवोल्यूशनरीज जो है जापान को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड फर्दर इंडिया के वॉर रिसोर्सेस अगर हम लोगों को यूज करने हैं तो वॉर रिसोर्सेस यूज करने के लिए भी हम लोगों को इंडियन का सपोर्ट चाहिए। तो कंसिडरिंग ऑल दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट फाइनली दैट पर्टिकुलर डिसीजन वाज टेकन बाय अमेरिका कि कम वॉट में आप इंडिया का सपोर्ट लेके आओ। एंड ये प्रेशर इन्होंने किसके ऊपर डाला? यूनाइटेड किंगडम। एंड यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर उस जमाने में विंस्टन चर्चिल एन आर्डेंट इंपीरियलिस्टिक पर्सन वी कैन से दैट। इनका एक फेमस स्टेटमेंट भी रहा है कि आई हैव नॉट बिकम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट टू ग्रांट इंडिया इट्स इंडिपेंडेंस। तो अगर आपके पास ऐसा बंदा है तो ये पर्टिकुलर बंदा जो है आपको ये कोई भी फायदेमंद काम नहीं करेगा। बट नाउ यू आर अंडर प्रेशर ना, आप जो है जर्मनी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, यू हैव टू टेक सपोर्ट ऑफ द यूएसए एंड यूएसए इज पुटिंग प्रेशर अपॉन यू कि कम वॉट में ब्रिंग दैट सपोर्ट ऑफ द इंडियन। एंड जैसे ये प्रेशर आना चालू हुआ देन आपको क्या करना पड़ेगा? इंडियंस के साथ निगोशिएशन करने के लिए किसी ना किसी को तो भेजना पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट आया, दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट वाज नथिंग बट द क्रिप्स मिशन। फाइनली फिर ये सारा सागा जो डेवलप्ड हुआ मैंने आपको यहाँ पे बेसिकली लिख के भी रखा है कि 1942 में बर्मा के ऊपर अटैक, देयर आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स की दिसंबर 1941 में प्रिसाइजली 7 दिसंबर को एंट्री होना। वैसे फिर अल्टीमेटली कांग्रेस के मल्टीपल रेडिकल जापान को सपोर्ट कर रहे, ये एक पर्टिकुलर थ्रेट तो था ही। देयर आफ्टर अमेरिका को बेसिकली फिर नेशनलिस्ट चाइना को बचाने के लिए इंडिया की हेल्प भी चाहिए थी। तो इसी के वजह से अमेरिका ने फाइनली जो है विंस्टन चर्चिल के ऊपर प्रेशर डाला कि कम वॉट में इंडिया का सपोर्ट लेके आओ। दिस इज बेसिकली फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो उस जमाने में अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, एंड ऑब्वियसली फिर विंस्टन चर्चिल दैट यू कैन सी ओवर हियर। बट ऑब्वियसली जैसे ही क्रिप्स मिशन वाज डिक्लेयर्ड इंडिया में भी तो इसके ऊपर मल्टीपल ओपिनियन आनी चालू हो गई ना। सबसे पहले गांधी जी का ओपिनियन था कि आप ये बार बार कमीशन इंडिया में भेजना बंद करो, इंडिया में कमीशन भेज के कुछ नहीं होने वाला है, यू इमीडिएट बेसिस पे ग्रांट इंडिपेंडेंस टू अस। गांधी जी ने ये क्यों बोल के रखा था इसकी बातें हम करेंगे, बिकॉज दिसंबर 1941 तक ये एक और इंस्टेंस पूरे दुनिया के हिस्ट्री में हुआ था विच वॉज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, दैट इज मीटिंग ऑफ एडोल्फ हिटलर एंड सुभाष चंद्र बोस। अभी तक हमने बोस जो है वो 1939 तक ही पढ़े हैं, 1939 के बाद हम लोगों को उनको भी पढ़ना है। बट सुभाष चंद्र बोस अब एडोल्फ हिटलर के साथ मिले हुए हैं, जापान के साथ मिलके दे माइट कम इनटू इंडिया एंड फासिस्ट फिलोसॉफी इज नेवर गुड फॉर इंडिया। अगर आप गलती से एडोल्फ हिटलर को सपोर्ट कर रहे हो, फासिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, देन यू नीड अ मेंटल चेकअप। ये आपका इग्नोरेंस है, विदाउट जाने विदाउट समझे आप डायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहे हो। अगर वो आइडियोलॉजी इंडिया में आती तो हम उसको सपोर्ट करना तो दूर है, 85% पॉपुलेशन जो नॉन आर्यन है इंडिया में इनका डायरेक्टली मैसेकर कर देता है एडोल्फ हिटलर। एंड ऐसी वाली फोर्सेस को लेके सुभाष चंद्र बोस वॉज अराइविंग इन आवर कंट्री एंड दैट्स व्हाई गांधी जी का कहना था कि आप इमीडिएट बेसिस पे इंडिया छोड़ो। आप अगर इंडिया छोड़ोगे तो बोस का सपोर्ट जो है चला जाएगा जापान को, एंड फिर जापानीज या फिर फासिस्ट इंपीरियल एग्रेशन इंडिया के ऊपर नहीं आएगा। बट ऑन दी अदर हैंड फिर कांग्रेस के जो बाकी लीडर है जैसे नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने क्रिप्स के साथ बातें की। जिन्ना का भी वही कहना था कि दिस इज अ क्रिटिकल जंक्शन ना, एंड जिन्ना ने पहले ब्रिटिश वॉर एफर्ट को सपोर्ट देके भी रखा हुआ था। तो वो गांधी जी के अपोज में इतना चले गए थे कि 1942 तक ऑल राउंड सपोर्ट, ओपन सपोर्ट, मुस्लिम लोगों को बोलना कि आप कुछ भी करो एंड ब्रिटिश वॉर एफर्ट को सपोर्ट करो, सारी चीजें जिन्ना कर ही रहे थे। एंड दैट्स व्हाई जिन्ना होल्ड टॉक विद वी कैन से दैट कि क्रिप्स मिशन, एंड देयर आफ्टर इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर एक्सेप्ट महात्मा गांधी दे आल्सो होल्ड टॉक विद क्रिप्स मिशन। एंड फाइनली क्रिप्स ने सभी लोगों से बात करके जून 1942 में अपना प्रपोजल दे दिया।
ये पर्टिकुलर प्रपोजल जुलाई 1942 में अल्टीमेटली फिर इंडिया में वाइडली सर्कुलेट जो हुआ, एंड वाइडली सर्कुलेटेड प्रपोजल के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है उसके ऊपर हमको बातें करनी पड़ेगी। सबसे पहले इंडिया को जो एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। एज आई टोल्ड यू इन 1948 सेल्फ कि इंडिया में अब डोमिनियन स्टेटस आ रहा है, ये तो श्योर शॉट है ही कि कुछ भी हो जाए बट इंडिया में अब एक डोमिनियन स्टेटस जो आके रहेगा। ये डोमिनियन स्टेटस जो है ब्रिटिशर्स ने 1940 का अगस्त ऑफर में ही एक्सेप्ट करके रखा था। फर्दर इन्होंने थोड़ा सी और मोडस ऑपरेंडी और मोडालिटीज भी बतानी चालू करके रखी थी कि डोमिनियन इंडिया वुड बी फ्री टू टेक मल्टीपल डिसीजन इंक्लूडिंग वेदर टू रिमेन इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और नॉट। British Commonwealth as an organization was created by Britain in order to have a hold over erstwhile colony। जब erstwhile colonies आपकी अब इंडिपेंडेंस अगर दोगे तो उनके ऊपर आपको होल्ड चाहिए, एंड वो होल्ड कहाँ पे रहेगा, तो ऑब्वियसली फिर ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर जो दे वांटेड टू कीप। तो इसमें रहना है या फिर नहीं रहना है, ये भी अब इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर डोमिनियन ऑफ इंडिया जो वो डिस्कस कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो उसके लिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज एमिकेबल दैट यू कैन टेक योर डिसीजन। वैसे ही फ्यूचर में देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे ही वॉरफेयर खत्म होगा तो देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें बेसिकली फिर प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्टेड होके लोग आएंगे, एंड आफ्टर फिर प्रिंसेस या फिर प्रिंसिली स्टेट से जो नॉमिनेटेड होके लोग आएंगे। तो ऑन वन हैंड आपने बेसिकली इंडिया को इंडिया को यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड रखने की भी बात की, बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम आपने प्रिंसेस को एक बायसनेस भी दिखाया। प्रिंसेस को आपने जो है डायरेक्टली नॉमिनेटेड मेंबर भेजने के अधिकार दे के रखे थे, जिसके वजह से ऑब्वियसली फिर प्रिंसेस की पावर जो और ज़्यादा बढ़ती हुई हमको यहाँ पे दिखाई दी है। वैसे फिर सेल्फ डिटर्मिनेशन विल बी देयर, एंड ये सेल्फ डिटर्मिनेशन है उन्होंने इंडिया के प्रिंसेस को देके रखा हुआ था कि एनी प्रोविंस या फिर प्रिंसिली स्टेट दैट वाज नॉट विलिंग टू जॉइन दिस डोमिनियन ऑफ इंडिया कैन हैव इट्स सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेपरेट अरेंजमेंट विद द ब्रिटेन। हम इसके ऊपर भी बात करके रखे हैं। ब्रिटिशर्स का ओपिनियन हमेशा यही रहा है ना कि इंडिया में देयर इज़ नो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, और हमने देख के भी रखा है कि बॉम्बे नेशनलिज्म इज़ डिफरेंट, तमिल नेशनलिज्म इज़ डिफरेंट, बंगाली नेशनलिज्म इज़ डिफरेंट, एंड आफ्टर पंजाबी नेशनलिज्म इज़ डिफरेंट। यहाँ पे लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म कैसे फ्लो होता है, रिलीजियस नेशनलिज्म कैसे फ्लो होता है, ये सारी चीज़ें हमने पहले वाले लेक्चर में देख के रखी हुई है। एंड इनका वही कहना था ब्रिटिशर्स का कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहना है कि इंडिया नेशनल है, बट हमको ग्राउंड लेवल पे तो वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है ना। एंड इफ वी आर नॉट एबल टू विटनेस इट एट अ ग्राउंड लेवल, देन हमारा कहना है कि वी शॉल बी गिविंग दैट काइंड ऑफ द राइट टू ईच एंड एवरी प्रोविंस एज वेल एज डोमिनियन स्टेटस दैट दे कैन गेट आउट ऑफ इंडिया। अल्टीमेटली इट क्रिएटेड अ ब्लूप्रिंट फॉर पार्टीशन, इसके ऊपर भी हम लोग लेटर ऑन बात करेंगे। वैसे फिर इन्होंने सेफगार्ड ऑफ माइनॉरिटीज़ की भी बातें करके रखी हुई थी कि ट्रांसफर ऑफ पावर टू डोमिनियन ऑफ इंडिया अगर होता है तो इसमें राइट ऑफ माइनॉरिटीज जो है ये हमेशा सेफगार्ड किए जाएंगे। और कैसे सेफगार्ड किए जाएंगे कि अगर डोमिनियन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई राइट टू माइनॉरिटीज़ नहीं है तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि ये पर्टिकुलर राइट टू माइनॉरिटीज जो है हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में डाले जाएंगे। एंड आफ्टर फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट या फिर प्रोविजनल अरेंजमेंट, अभी के लिए जो इंडिया का जो डिफेंस वो ब्रिटिश ही हैंडल करेगा, एंड फॉर दैट पर्पज अल्टीमेटली वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को सारी ही पॉलिटिकल पार्टियां के सपोर्ट करे, प्रिसाइजली मुस्लिम लीग एज वेल एज वी कैन से इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो प्रपोजल जैसे ही आ गया, प्रपोजल के ऊपर फिर मल्टीपल ओपिनियन आने ही थे। सबसे पहले तो इंडियन ओपिनियन में बात करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ओपिनियन की। टॉकिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनका ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं बचा था बाय एंड लार्ज, एंड ये भरोसा बचेगा भी कैसे ना। हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जिस तरीके का डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहा था एवर सिंस 1905, उसको किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने यूटिलाइज करके रखा था। फर्दर कांग्रेस इटसेल्फ वाज अ डिवाइडेड हाउस, गांधी का कहना कुछ अलग है, नेहरू पटेल का कहना कुछ अलग है, सुभाष चंद्र बोस तो सब कुछ छोड़ के उधर जर्मनी में जाके बैठे हुए हैं। तो इसमें दो ओपिनियन इंपॉर्टेंट थी कि बेसिकली गांधी जी का कहना था कि इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन फॉलिंग बैंक। ब्रिटेन एक फॉलिंग बैंक है, वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली कंट्री है बिकॉज एडोल्फ हिटलर उसको खत्म कर रहा है। एंड बेसिकली जो हम जो चेक दे रहे हैं, मतलब जो प्रोविजन दे रहे हैं, दिस पर्टिकुलर प्रोविजन फ्यूचर में इंडिपेंडेंस के बाद इंप्लीमेंट होने वाले प्रोविजन है। तो इन दैट कैपेसिटी इट इज़ नथिंग बट अ पोस्ट डेटेड चेक विच इज़ बेसिकली वी आर यू कैन से दैट कि कैशिंग इट ऑन फॉलिंग बैक। वैसे फिर नेहरू का ये भी कहना था, नेहरू का, कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड ऑटोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक पावर वुड रिमेन, मतलब वॉइसरॉय का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, वॉइसरॉय की जो एग्जिस्टिंग पावर है वो अभी भी है ना। बस इसमें होगा क्या कि फ्यू ऑफ अस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडिया के कुछ मेंबर जो है, या फिर जो अब वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाएंगे, वो वॉइसरॉय के फॉलोअर बनते रहेंगे एंड वॉइसरॉय के बेसिकली छोटे मोटे काम जैसे कैंटीन वाला वगैरह काम जो है वो देखते बैठेंगे। कांग्रेस ने फिर इसके ऊपर और भी कुछ ऑब्जेक्शन उठा के रखे थे। डोमिनियन स्टेटस, कांग्रेस का कहना था कि ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस ये तो 1929 के पहले मांगी थी हमने, 1929 से अब 1942 आ चुका है, तो ऑलमोस्ट 13 to 14 ईयर्स के लिए वी आर डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, एंड इफ वी आर डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस देन दैट इज समथिंग दैट वी शैल बी गेटिंग। ये डोमिनियन स्टेटस का मैटर कहाँ से आ गया, तो डोमिनियन स्टेटस वाज आल्सो ऑब्जेक्टेड बाय कांग्रेस। वैसे फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसेली स्टेट बाय नॉमिनेशन, ये अभी मैंने आपको बता के रखा था कि अगर प्रिंसेस से नॉमिनेट होकर रिप्रेजेंटेटिव आएंगे तो इन दैट कैपेसिटी फिर प्रिंसेस के पास ज़्यादा पावर रहेगी। वेयर इज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डिनरी पॉपुलेशन ऑफ द प्रिंसेली स्टेट, इसमें अल्टीमेटली इंडिया में प्रिंसेस नहीं आने वाले, प्रिंसेस चले ही जाएंगे। इफ यू बेसिकली गिव देम द डिसीजन मेकिंग पावर, द डिसीजन मेकिंग पावर हैज़ टू बी गिवन टू द पॉपुलेशन ऑफ द प्रिंसेली स्टेट, तो पॉपुलेशन ऑफ प्रिंसेली स्टेट के पास ये डिसीजन मेकिंग पावर जो है जानी चाहिए। वैसे राइट ऑफ द प्रोविंस टू ससीड, कि आप ये बोल रहे हो कि हर एक पर्टिकुलर प्रोविंस में अलग नेशनलिज्म है, कांग्रेस का कहना है ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एंड इन दैट कैपेसिटी कांग्रेस ने प्रिसाइजली, नेहरू ने हमेशा बता के रखा था कि व्हेन इन द हिस्ट्री अ कंट्री वाज क्रिएटेड विद अ म्यूचुअल कंसेंसस, नेहरू ने तो वो चीज़ भी हाईलाइट करके रखी हुई थी कि ब्रिटेन ने भी आयरलैंड को ज़बरदस्ती का कैप्चर करके रखा हुआ ही है ना, ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड को कैप्चर करके रखा है, ब्रिटेन ने वेल्स को कैप्चर करके रखा हुआ है, तो यू डोंट गिव देम राइट वेदर दे वांट टू लिव इन योर कंट्री और नॉट। एंड वही वाली चीज़ हमको इंडिया में भी नहीं करनी है। ग्रीवेंसेस विल ऑलवेज बी देयर एंड ग्रीवेंसेस कैन बी सॉर्टेड आउट, चलेगा। वैसे फिर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो रहा है, तो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर वी आर डिमांडिंग सिंस 1929, लाहौर रेजोल्यूशन से हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए एंड जनरल की सुप्रीमेसी यहाँ पे रहेगी। एंड अगर गवर्नर जनरल इज अ सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन या फिर सुप्रीम एंटिटी इन दिस पर्टिकुलर मशीनरी, तो हमारे पास तो कोई अधिकार ही नहीं है ना। अभी हम लोग आपको सपोर्ट कर देंगे एंड फ्यूचर में इफ यू बैक ट्रैक लाइक यू डिड इट इन 1919 तो हम लोग क्या करेंगे फिर। एंड दैट्स व्हाई कांग्रेस ने ये पर्टिकुलर क्रिप्स मिशन के प्रपोजल को जो है रिजेक्ट करके रखा था। ऑन द अदर हैंड मुस्लिम लीग का कहना था कि भाई पाकिस्तान किधर है, पाकिस्तान तो दिख ही नहीं रहा है हम लोगों को यहाँ पे, एंड अगर पाकिस्तान नहीं है तो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ द प्रपोजल। तो जिन्होंने अप्रैल में ही इसके ऊपर जो है एक ये करके रखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल जो है क्रिप्स के बोलने का देके रखा था। एंड क्रिप्स प्रपोजल आने से पहले ही क्रिप्स प्रपोजल के जो प्रोविजन है जिसमें पाकिस्तान नहीं होने वाला, ही जिना को जब क्लेरिफाई हो गया, जिना अल्टीमेटली रिजेक्टेड क्रिप्स मिशन। वैसे फिर अदर ग्रुप्स की अगर बात करें तो हिंदू महासभा एंड लिबरल, जिनका कहना था कि इंडिया यूनाइटेड इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो दे ऑब्जेक्टेड द बाल्कनाइजेशन, और यू कैन से दैट कि उन्होंने इंडिया का जो बेसिकली ब्लूप्रिंट ऑफ पार्टीशन हो रहा है, दिख रहा है, उसको ऑब्जेक्ट करना चालू किया कि राइट टू ससीड किसी को आपको नहीं देना, दिस हैज़ टू बी अ यूनाइटेड इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड कंट्री। वैसे फिर डिप्रेस क्लासेस का कहना था कि डोमिनियन स्टेटस में फिर हमारा क्या होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर जो अंबेडकर जी के एलिगेशन हमने पहले ही देख के रखे हुए हैं, एंड अंबेडकर जी का वही कहना था कि कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर एलिगेशन वी विल बी एट अ क्रॉस फायर इन हिंदू डोमिनेटेड इंडिया, तो हमको हिंदू डोमिनेटेड इंडिया में नहीं रहना है। एंड इन दैट कैपेसिटी वन दे ऑब्जेक्टेड टू द एंटायर, वी कैन से दैट दिस वन दैट इज क्रिप्स प्रपोजल। एंड आफ्टर सिख लोगों ने भी इसको अपोज करना चालू करके रखा था, बिकॉज इन केस ऑफ द पार्टीशन पंजाब जो है इट विल सफर अ लॉट, बिकॉज इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, एंड आफ्टर सिख भी है। फर्दर पंजाब जो है ये आधा मेनलैंड इंडिया, आधा बेसिकली उस तरफ दैट इज बेसिकली इंडस रिवर में आने वाली टेरिटरी है। तो इट वाज क्वाइट क्लियर कि अगर पार्टीशन होता है तो पंजाब विल गेट डिवाइडेड। तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है सिख नेशनल पार्टीज के लिए भी हार्मफुल था। सेंट्रल सिख लीग हो सकती है, अकाली दल हो सकता है, या फिर यूनियनिस्ट पार्टी हो सकती है, सभी ने अल्टीमेटली पर्टिकुलर प्रपोजल रिजेक्ट करके रखा था। बट इसके फेल होने का जो रियल रीजन है, दैट पर्टिकुलर रियल रीजन वाज बेसिकली चर्चिल हिमसेल्फ। चर्चिल हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम। देयर आफ्टर अल्टीमेटली अगर हम लोग एमरी की बात करें, एमरी जो है ही वाज बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम। एंड देयर आफ्टर फिर लिनलिथ गोजर ही वाज बेसिकली वी कैन से दैट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम। एंड इनके जगह पे आप वॉवेल का भी नाम ऐड करो, तो वॉवेल हु वाज बेसिकली कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश आर्म फोर्सेस इन इंडिया। एंड इसके अलावा एक और नाम आप ऐड करो, दैट इज माउंटबैटन।
ऑब्वियसली लॉर्ड माउंटबेटन बाद में इंडिया में आएंगे, बट अभी के लिए ही इज बेसिकली सुप्रीम मिलिट्री कमांडर ऑफ द एलाइड फोर्सेस ऑफ एंटायर साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो साउथ ईस्ट एशिया के सुप्रीम मिलिट्री कमांडर थे माउंटबेटन एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम। ऑल ऑफ देम वेर कंजर्वेटिव, and as a conservative people they were basically opposing any kind of the benefits to India tooth and nail. In fact ये मिशन जब इंडिया में आया था तभी से दिस पर्टिकुलर मिशन वाज बाउंड टू फेल, बिकॉज विंस्टन चर्चिल जैसे ही मई 1940 में प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने बेसिकली एक वॉर कैबिनेट बनाया हुआ था, एंड वॉर कैबिनेट में फिर रूलिंग पार्टी एज वेल एज अपोजिशन पार्टी दोनों के मेंबर थे, एंड इन दैट कैपेसिटी स्टैफर्ड क्रिप्स जो है, ये स्टैफर्ड क्रिप्स बिलोंग टू द लिबरल पार्टी या फिर लेबर पॉलिटिकल पार्टी। तो लेबर पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो आप अपोजिशन मेंबर हो, यू आर इन द कैबिनेट बिकॉज वॉर इज गोइंग ऑन। तो वॉर के टाइम पीरियड में वॉर कैबिनेट बनता है इन ऑर्डर टू शो यूनिटी टू दी वर्ल्ड कि भाई अपोजिशन पार्टी एज वेल एज रूलिंग पार्टी एक साथ आके काम कर रही है। एंड फिर जैसे ही क्रिप्स को इन्होंने इंडिया में भेजा था तो ही बेसिकली वांटेड दिस पर्टिकुलर मिशन टू फेल। क्रिप्स एंड आफ्टर चर्चिल के बीच में बातें ही नहीं होती थी पहली चीज, तो अल्टीमेटली क्रिप्स वाज इन नो वे इन अ पोजीशन टू हैव एनी काइंड ऑफ द कंसेशन फॉर इंडियन। उनको अगर कंसेशन देने तो उनको चर्चिल से परमिशन लेनी है, चर्चिल बात ही नहीं कर रहे थे उनसे। ऑन द अदर हैंड अल्टीमेटली चर्चिल की जो मशीनरी थी इंडिया में इट वॉज नॉट कोऑपरेटिंग विद द क्रिप्स। तो अल्टीमेटली इट वाज क्वाइट क्लियर बाय द टाइम पीरियड ऑफ जून 1942 जब इन्होंने डिसीजन देके रखा था कि ये एंटायर मशीनरी ऑफ क्रिप्स मिशन वाज देयर इन इंडिया in order to act as a consumption device for USA and China. USA एंड चाइना को सेटिस्फाई करने के लिए अल्टीमेटली क्रिप्स को इंडिया में भेजा गया था, एंड क्रिप्स को ही चूज किया गया था बिकॉज मिशन फेल होने वाला है। तो मिशन फेल होने का जिम्मा जो है ये रूलिंग पार्टी जो कंजर्वेटिव पार्टी है विंस्टन चर्चिल की उनके ऊपर ना जाए। ये जिम्मा किसके ऊपर पड़े, तो ये जिम्मा जो है वी कैन से क्रिप्स के ऊपर पड़े, एंड क्रिप्स जो है ये लेबर पार्टी दैट इज अपोजिशन पार्टी के उस जमाने में मेंबर हुआ करते थे। एंड दैट इज वाई वी कैन से कि मेरियस हिस्टोरियन इसमें श्याम रतन गुप्ता जो उनका भी वही कहना है कि ये पर्टिकुलर प्रपोजल फेल बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ चर्चिल, कि चर्चिल को ही कोई कंसेशन इंडिया को नहीं देने थे। चर्चिल वॉज कैरिंग आउट हिज पॉलिसीज, बट अब जो प्रेशर रूजवेल्ट से आ रहा था अमेरिकन प्रेसिडेंट से, उसी की वजह से अल्टीमेटली चर्चिल गिव दिस पर्टिकुलर कंसेशन। बट इन एनी वे जून 1942 आते आते इवन क्रिप्स मिशन हैड रिटर्न बैक, एंड क्रिप्स मिशन के जो प्रपोजल है वो प्रपोजल अब इंडिया में सारी ही मेजर पॉलिटिकल पार्टी ने अपोज किए ना। कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मुस्लिम लीग एक्सेप्ट नहीं कर रही है, हिंदू महासभा ने एक्सेप्ट नहीं किया, डिप्रेस क्लासेस ने एक्सेप्ट नहीं किया, सिख ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, बचा कौन। तो अल्टीमेटली इन दैट कैपेसिटी वी नीड टू कैरी आउट द फाइनल एनालिसिस ऑफ द क्रिप्स मिशन। सबसे पहले अगर सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो सिग्निफिकेंस में हमको दिखाई देता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्नॉलेज इंडियाज राइट टू बी डोमिनियन। ये एक्चुअल में फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पे इसीलिए बोला गया है बिकॉज जो अगस्त ऑफर था वो वर्बल ऑफर था ना, तो वर्बल ऑफर में कुछ लिखित नहीं था, यहाँ पे लिखित ऑफर आया था, एंड इन दैट कैपेसिटी कब एक डोमिनियन स्टेटस इंडिया में आएगा ये हम लोगों को दिखाई देता है। जब हमने देखा था कि इवन इन अगस्त ऑफर दिस पर्टिकुलर प्रपोजल वाज देयर, एंड इन दैट कैपेसिटी अब इंडिया में वेरी सुन देयर विल बी डोमिनियन, ये आने ही वाला है, इट वॉज क्वाइट क्लियर। वैसे ही अब इंडियंस वुड फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन 1940 का जो अगस्त ऑफर था उसमें ब्रिटिशर्स का कहना था कि इंडियंस एज वेल एज ब्रिटिशर्स वुड फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, बट अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो प्रिंसिपली स्टेट एंड देयर आफ्टर इंडियन प्रोविंसेस मिलके बनाएगी, तो दैट मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल बी इंडियन इन दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ब्रिटिशर्स एग्रीड टू दैट राइट ऑफ इंडियंस कि दे शैल मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर ओन बेनिफिट। वैसे ही राइट टू सेसेड फ्रॉम कॉमनवेल्थ, इससे ये एक इंडिकेशन मिलता है कि इन फ्यूचर ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी ना कभी तो फुल सोवरेंटी इंडिया को देती ही। तो फुल सोवरेंटी जो कांग्रेस को चाहिए थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसके भी छोटे मोटे हिंट जो है ये बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देके रखे थे। एंड इन द इंटरिम पीरियड इंडियन जो इनको एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा खासा शेयर भी मिलेगा, इट वॉज ऑल्सो क्वाइट क्लियर। इनफैक्ट ये पहले भी था बिकॉज 8 मेंबर आउट ऑफ 12 इन वायसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर ऑलरेडी इंडियन, बट अब पावर और ज़्यादा एनहेंस होंगे अगर इंडियन से पर्टिकुलर ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फिर जो पावर पहले के टाइम पीरियड में वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर को नहीं थे वो भी एनहेंस होने के चांसेस जो है हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। एंड वैसे क्रिटिसिज्म की बात करें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस अभी भी नहीं है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस किधर है, एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है तो दैट बिकम द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्रिटिसिज्म कि 1929 से इधर कंप्लीट इंडिपेंडेंस आईएनसी मांग रहा है, दैट कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज स्टिल नॉट टू बी सीन ओवर हियर।
वैसे फिर इट वॉज अ ब्लूप्रिंट फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये हॉरिबल रियलिटी अब वेरी सून विल बिकम एक्चुअल रियलिटी। एंड ये पर्टिकुलर रियलिटी जो है इसके ऊपर हम बात भी करेंगे कि 1947 आते आते एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ कि इंडिया का पार्टीशन होगा। वैसे सिंपैथी फॉर जिन्हाज एस्पिरेशन वापस हमको दिखाई देती है। इन 1940 अगस्त ऑफर एंड 1942 क्रिप्स मिशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्चुअली फैंड द एम्बिशंस ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने हवा देने का काम किया मोहम्मद अली जिन्ना के एम्बिशन को। एंड इसी की वजह से तो अब मोहम्मद अली जिन्ना अपना एक मास पॉलिटिकल मूवमेंट चालू करेंगे, जिसकी बातें हम करेंगे डिवाइड एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। जब क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी लॉन्च करेंगे तब। एंड देयर आफ्टर फिर नो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, एवरीथिंग विल हैपन आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर टू। देन अगेन वही वाला पंगा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में अगर सारी चीज़ें करनी है तो तभी बातें करते, फिर अभी बातें आप क्यों कर रहे हो। तो दिस इज ऑल्सो द क्रिटिसिज्म दैट वी कैन से।